और अब है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़े लेवल पर भी यूज होता है, बड़े स्तर पर यूज होता है। वो कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनका प्रोडक्शन होता है, किसका? एल्कोहल का, कि बड़े लेवल पर बड़ी क्वांटिटी में एल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, वाइन की प्रोडक्शन के लिए, और एसिटिक एसिड यानी सिरका जो होता है विनेगर, उसकी प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। प्रोडक्शन मतलब उनको बनाने के लिए, एल्कोहल को बनाने के लिए, वाइन को और एसिटिक एसिड को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। अब ये इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े हैं, उनमें से किसका यूज होता है? तो ये देखिए ईस्ट, इसमें ईस्ट का यूज किया जाता है एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। अब कैसे बनाया जाता है? ये तो हो गया किसका यूज़ किया जाता है, अब वो कैसे बनाए जाते हैं ये चीज़। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, जो शुगर होती हैं उनमें ईस्ट उगाई जाती है। और ये नेचुरल शुगर्स किस में होती हैं? नेचुरल मतलब जो अपने आप शुगर बनती है, वो नेचुरल शुगर्स ये होती हैं नेचुरल चीज़ों में, जैसे प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस, जौ में, गेहूं में और चावलों में। क्रस्ट फ्रूट जूसेस मतलब फलों के रस में। कैसे बनाई जाती है? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शराब कैसे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है ईस्ट से। इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ईस्ट जो है उसको यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, और इनसे काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर बनाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। इस पर्पज़ के लिए फिर ये कैसे बनाई जाती हैं? कि ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स में। अब ये नेचुरल शुगर्स क्या होते हैं? जो शुगर्स अपने आप बने हैं। एक तो चीनी जो मैन मेड शुगर होती है, एक नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, उनके अंदर जो शुगर होती है, जैसे ग्रेन्स में होती है, शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, जौ में प्रेजेंट होती है, वीट में, गेहूं में, चावल में, और एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेज, और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनकी जूसेज, उनके रस में नेचुरल शुगर होती है। इनमें ईस्ट को उगाया जाता है और उनसे फिर शराब बनाई जाती है या फिर अल्कोहल बनाई जाती है। एक्टिविटी 2.4 है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विद वाटर। एक बीकर लेना, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे, डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, और उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, और इसको थोड़ी गर्म जगह पर रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। अब हम उसको अगर स्मेल करते हैं, थोड़ी देर बाद जब उसमें से स्मेल आती है तो स्मेल अल्कोहल जैसी होती है। जैसी स्मेल शराब में से आती है, अल्कोहल में से आती है, वैसी ही स्मेल इसमें से भी आती है। जो हमने शुगर में ईस्ट पाउडर डाला है उसमें से भी ऐसी ही स्मेल आती है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, जो ईस्ट है उसने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो नेचुरल जो शुगर होती है, मतलब जो फलों में या सब्जियों में जो शुगर होती है, उसमें अगर ईस्ट डाला जाता है तो उसे अल्कोहल में चेंज कर देती है। इसलिए जब कभी आटा ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाती है, तो उसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ईस्ट ग्रो हो जाता है और उसमें अल्कोहल की स्मेल आती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है, जिस प्रोसेस से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर टू अल्कोहल, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। और ये कन्वर्ट कैसे होती है? इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट की प्रेजेंस में ये शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुई पास्चर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1857 में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। अब है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज मेडिसिनल यूज के लिए भी होता है, मतलब दवाइयाँ बनाने के काम भी ये आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं? वेन एवर यू फॉल इल, जब आप कभी बीमार हो जाते हो और डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं, मतलब जो दवाइयाँ जो टैबलेट्स होती हैं एंटीबायोटिक होती है वो। तो एंटीबायोटिक क्यों होती है? देखो, बायो तो जीवित होते हैं, बायो मतलब जीवित जो होते हैं, और बायो के उल्टा एंटी, एंटीबायोटिक मतलब
जीवित चीज़ों को मारने वाली। तो अब जीवित चीज़ हमारे अंदर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो टैबलेट्स होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और टैबलेट्स या कैप्सूल भी होते हैं या फिर इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन होते हैं पेनिसिलिन, इनमें पेनिसिलिन होता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन मेडिसिन्स में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन्स जो होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो बीमारियां होती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब जो एंटीबायोटिक्स लार्ज स्केल पर बनती हैं, बहुत ज़्यादा बन रही हैं, वो या तो बैक्टीरिया से बनती हैं या फिर फंजाई से बनती हैं। ये नाम है इनके: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये ज़्यादातर मिलने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि फंजाई से बनती हैं और बैक्टीरिया से बनती हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure the variety of disease। तो जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कि जब पशुओं को खाना दिया जाता है या जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनका जो खाना होता है उनमें भी ये एंटीबायोटिक्स मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि एनिमल्स को या फिर जो मुर्गी वगैरह जो होती हैं उनको कोई बीमारी ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा घास वगैरह खाती हैं वो, या फिर जो मुर्गी वर्गी जो होती हैं वो कीड़ों को खाती हैं। तो कहीं ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर चला जाए, तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर जा सकता है, तो उनसे बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो उन एनिमल्स को बीमारियों से बचाने के लिए उनके खाने में पहले ही एंटीबायोटिक्स मिक्स कर दी जाती, मिला दी जाती है, जिनसे उनके अंदर जाकर जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो एनिमल्स में बीमारियां फैला सकते हैं या उनको बीमार कर सकते हैं, उनको ये मार देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज। और ये कई जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, उनमें भी बीमारियां होती हैं, उनको भी बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ऐसे बिना बात ही नहीं लेना चाहिए। जैसे थोड़ा सा कुछ हुआ एंटीबायोटिक ले ली, थोड़ा सा कुछ सिर में दर्द हुआ एंटीबायोटिक ले ली, ऐसे अननेसेसरी इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर इनका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो कई बार क्या होता है, हम एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं और हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो मतलब हमें लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उन बैक्टीरियाज को भी मार सकते हैं, तो उनसे हमें नुकसान हो जाता है। एंटीबायोटिक्स हावर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाय वायरसेस। और जब भी जुकाम या फ्लू होता है, हमारी आंखें जो ख़राब हो जाती हैं, उनमें भी कोई एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं क्योंकि कोल्ड और फ्लू तो वायरस से होते हैं। तो इसलिए जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक्स लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद है वैक्सीन।